गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है ये है जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। इसमें हम लोग मेनली बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसमें देखेंगे पहला फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स कनेक्ट द बोन्स विदाउट अलाउइंग एनी मूवमेंट। वहाँ पर बोन्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये फाइब्रस जॉइंट्स जहाँ भी प्रेजेंट है वहाँ पर ये बोन का कोई मूवमेंट नहीं होने देगा। ये बोन को कंप्लीटली जॉइंट करके रखेगा और ये बोन फिक्स्ड बोन्स होंगे। और हम बात करते हैं द बोन्स ऑफ योर स्कल एंड पेल्विस। स्कल के आपने जितने सारे बोन देखे वो सारे के सारे क्या हैं? वो सब फाइब्रस जॉइंट्स कैरी करते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स पजेस करते हैं। और पेल्विस में भी कहाँ पर? खास करके अगर मैं बात करूंगा तो प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके जो बोन्स होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये बोन्स बिल्कुल ही एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और इन बोन्स में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, ये फाइब्रस जॉइंट्स वाले होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो यानी कि नाम से क्लियर है, इसका जैसे नाम से क्लियर है क्या कि इस जॉइंट में ये जॉइंट किससे बना है? ये फाइबर्स से बना है। और यहाँ पर जब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करते हैं तो ये जो जॉइंट्स बने हैं ये किससे बने हैं? ये कार्टिलेज से बने हैं। हम जानते हैं कि कार्टिलेज एक ऑप्शन होता है कि अगर हम बोन कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम कार्टिलेज को अप्लाई करते हैं एज एन स्केलेटन। ठीक है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हम लोग किसका यूज करेंगे? कार्टिलेज का यूज करेंगे, विच आर अटैच्ड बाय द कार्टिलेज, इसमें बात करेंगे बोन्स विच आर अटैच्ड बाय द कार्टिलेज। ध्यान रखेंगे कि ये जॉइंट्स जो होते हैं ये अलाउ करते हैं ओनली फॉर अ लिटिल मूवमेंट, बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट को ये लोग अलाउ करते हैं, ये जॉइंट अलाउ करता है। अगर हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे कहाँ पर, तो ये स्पाइन और रिब्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिब्स में मूवमेंट कहाँ होता है? नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। आप देखेंगे मैंने बताया कि ये स्टर्नम और ये रिब्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिब्स जो है ये किससे अटैच है? ये अटैच है कार्टिलेज से। और ये कार्टिलेज क्या करता है? यहाँ पर जब आप इस बोन को जरा सा प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा प्रेस होता है। और वो किसके कारण से? वो होता है कार्टिलेज के कारण। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे रिब्स में जब आप सांस को पूरी तरह से फुलाते हो तो ये चेस्ट जो है ये पूरी तरह से, ठीक है ना, तो ये जो फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, ये जो चेस्ट में जो अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो मूवमेंट हो रही है वो किसके कारण से? वो हो रहे हैं कार्टिलेज जॉइंट्स के कारण। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें ये कितना है? बहुत ही लिटिल मूवमेंट शो करता है, बहुत ही ज़्यादा कम मूवमेंट शो करता है। इन सारे स्लाइड्स को आप क्या करेंगे, जब मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप उसको वहीं पर पॉज करेंगे और इन सारे डेफिनेशंस को नोट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। नाम से फिर मैं कहूँगा यहाँ पर कि आप नाम को ध्यान में रखेंगे कि साइनोवियल, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड का कोई ना कोई रोल होगा। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही ग्रेट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा एकदम कंटिन्यूअस हम देखेंगे कि फाइब्रस जॉइंट्स ने किसी भी तरह से किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं किया, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पर जब हम लोग आते हैं तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट को ये क्या करता है? ये अलाउ करता है। जबकि साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये बहुत अच्छा मूवमेंट देते हैं, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में बात करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग बात करें साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ फॉर मच मोर मूवमेंट देन एनी अदर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीधा कि एनी अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है ना, देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड फाइब्रस जॉइंट्स ने तो मूवमेंट को अलाउ ही नहीं किया, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ने जरा सा बहुत ही थोड़ा सा क्या किया? इसने मूवमेंट को अलाउ किया था। लेकिन इसके बारे में बात करूंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में मूवमेंट को अलाउ करता है। इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कैविटीज बिटवीन दी बोन्स इज इन साइनोवियल जॉइंट्स
और ये फिल्ड होता है किससे, साइनोवियल फ्लूइड से। किससे फिल्ड होता है, साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है ना। और ये फ्लूइड क्या होता है, ये फ्लूइड हेल्प करता है किसमें, ये फ्लूइड हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में। ल्यूब्रिकेशन में आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये फ्लूइड किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में। और प्रोटेक्ट करता है किसको, बोन्स को, बोन्स को। जैसे कि अभी अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये सपोज करते हैं कि ये कोई एक बोन है और यहाँ पर ये दूसरी बोन से ये अटैच है, दूसरे बोन से ये अटैच है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कैविटी है और यहाँ पर ये कैविटी में क्या है, यहाँ पर इस कैविटी में क्या फिल है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आप लोग ज़्यादा बेहतर विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे साइनोवियल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड कैद है और अब जब इस पर बोन जब फ्रिक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ये बोन एक दूसरे के टच में नहीं आ पाएगा। हम जानते हैं बोन हार्ड सरफेस होते हैं और जब एक दूसरे पर रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण बोन यहाँ पर घिसेगा और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एहसास होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और वहाँ पर अक्सर क्या हो जाता है कि जब बोन एक दूसरे से फ्रिक्शन करने लग जाते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, जब बोन एक दूसरे से फ्रिक्शन करने लग जाएंगे, ऐसे केस में क्या होता है, ये जॉइंट्स फाइब्रोलाइज हो जाते हैं और ये जॉइंट फिर क्या हो जाता है, पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारे लिम्स वगैरह का मूवमेंट जो होता है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहना चाहिए। ये फिक्स हो गया, ये फाइब्रस हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने पर ये रिजिड मूवमेंट हमारे किसी काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रेफर किस में करेंगे, ताकि ये मूवमेंट बना हुआ रहे। और ये मूवमेंट कैसे बना हुआ रहेगा, जब तक इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड इसका सिक्योर रहेगा। क्लियर है। और जब तक ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं घटता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो है मेंटेन रहता है, ये बोन के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और ये इसको क्या करेगा, इस फ्लूइड के कारण ये जगह ल्यूब्रिकेटेड रहेगा और यहाँ पर बोन्स आराम से मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना। ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है और साथ में क्या करता है कि बोन को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है ना। ये वर्सा सेक्स के बारे में हम लोग बस जस्ट नेक्स्ट में बात करते हैं, एक दो स्लाइड के बाद बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन। अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द प्लेस, ये जॉइंट के बारे में आप डेफिनेशन समझते हैं, इज द प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर, जहां पर दो बोन एक दूसरे के साथ आते हैं, दो बोन एक दूसरे के साथ आते हैं। ये इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जॉइंट या फिर क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट कहेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं इसको, अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप के जॉइंट्स होंगे, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होंगे, ये जॉइंट्स होंगे फाइब्रस जॉइंट्स, ये बिल्कुल ही इमूवेबल होते हैं। जबकि हम लोग स्लाइटली मूवेबल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये होंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स। और तीसरा अगर हम लोग देखेंगे कौन सा, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं बताएं आप लोग, साइनोवियल जॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स। और तीसरा जो हम लोग इसमें बात करते हैं वो होता है साइनोवियल जॉइंट्स।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हमने क्या देखा, पहला जो है हमारा हिंज जॉइंट। ये नाम है जॉइंट्स के, आप लोग ध्यान से इसको देखते जाएंगे। हिंज जॉइंट, ध्यान रखेंगे, अ हिंज जॉइंट अलाउज एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन। एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन, वापिस लौटना, एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ एन अपेंडेज। अपेंडेज बोले थे, मैंने अपेंडेज के बारे में बताया था, ये लिम्ब्स होते हैं, ठीक है ना, एल्बो, नी, एल्बो, घुटना, नी, ठीक है ना। तो उसके एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन इसको अलाउ करते हैं कौन, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के बारे में बात करूंगा तो हिंज जॉइंट आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपने दरवाजा खोला फिर उसको सटाया, खोला सटाया, तो ये जो होता है ये इस तरह का जॉइंट होता है। ये यहाँ पर एक तरफ से ये ऐसे लॉक होगा, ठीक है, यहाँ तक ये जाएगा और ये यहाँ पर जाने के बाद एक जगह पर आने के बाद इसका मूवमेंट यहाँ ब्लॉक। जिस तरह से आप ये वाला देखते हो, ये एल्बो, यहाँ से मैं इसको इसके मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ के जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को, तो ये देखिए ये जा रहा और यहाँ पर ये ब्लॉक, इस तरह के जॉइंट जो कि एक तरफ जाने के बाद यहाँ पर जाकर के ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जॉइंट को हम लोग कहेंगे हिंज जॉइंट। ध्यान रखेंगे। और ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल कहाँ पे हो जाएगा, अपेंडेज बोले तो क्या इसमें एल्बो एंड नी में, और ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला कौन सा हो जाता है एग्जांपल, ये है हिंज जॉइंट का एग्जांपल। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होगा कि एक खोखला जैसा स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर एक बॉल धसा हुआ होगा। अगर मैं इसको अपने हाथों से समझाऊं तो कुछ इस तरह का होगा स्ट्रक्चर, ये रहा, क्लियर है, ये एक तरह का सॉकेट है और ये बॉल, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं इसे, ये बॉल एंड सॉकेट, और यहाँ पर ये इस तरह का मूवमेंट। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखा पाऊँ तो आप मेरे शोल्डर्स को ध्यान से देखेंगे। शोल्डर्स आप जानते हैं ह्यूमरस का जो हेड होता है वो बिल्कुल इस शेप का होता है, गोल, क्लियर है, और ये यहाँ पर जाकर के आर्टिकुलेट कर जाता है, और यहाँ पर जो ग्लिनोइड कैविटी का जो यहाँ पर बोन होता है, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी में जाकर के ये फंस जाता है, और यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर मूवमेंट करता है, आप देख सकते हैं। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा इसमें एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि यहाँ तक जाने के बाद आगे मूवमेंट नहीं होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत होती है कि ये आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का मूवमेंट कर सकता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत होती है। और अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हिप्स एंड शोल्डर्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर के दिखाया, हिप्स एंड शोल्डर्स के अंदर ये कौन सा होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे ये किसी भी डायरेक्शन में ऑलमोस्ट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये सॉकेट जॉइंट जो होता है ना, ये अलाउज फॉर रेडियल मूवमेंट। आप इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लाइडिंग जॉइंट्स। आप देख पा रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि ये ग्लाइड करता है। ग्लाइड करना समझते हो आप लोग, ग्लाइड करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फिसलना, सरकना। जैसे कि ये दो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, दो क्यूब्स देख रहे हैं, और इन दोनों क्यूब्स को क्या देख रहे हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। और इस तरह का जो भी बोन होगा, हम जानते हैं कि क्यूबिकल बोन्स में हम लोग किसको रख रहे थे, क्यूबिकल बोन्स में मोस्टली हम लोग किसे रख रहे थे, हम लोग रख रहे थे कार्पेल्स को, ठीक है ना। तो कार्पेल्स एंड टार्सल्स, वहाँ पर जो बोन होते हैं, कार्पेल्स एंड टार्सल्स, यहाँ पर जो बोन्स होते हैं, इन सब के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, या फिर उसी को हम लोग प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें ये क्या करते हैं, ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्लियर है। जिसमें कि हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, मिड कार्पल, मिड टार्सल जॉइंट्स आर द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, मिड कार्पल एंड मिड टार्सल जॉइंट्स आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एग्जाम्पल है इसका हैंड एंड फीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जॉइंट है सैडल जॉइंट। ये समझना आपको जरूरी है कि ये सैडल कैसा होता है। आप लोगों ने कभी घोड़े को देखा, घोड़े के ऊपर जो बैठने वाला जो उसका सीट होता है, जो लेदर का बना हुआ होता है, जो जॉकी आप लोग समझते हैं? नहीं, आप लोगों ने तो सिर्फ ब्रांड में देखा होगा, है ना। जॉकी कहते हैं JOCKEY, क्लियर है। ये जॉकी, ये ब्रांड वाला जॉकी नहीं है,
ठीक है ना। ये जॉकी क्या है, ये जॉकी होता है जो हॉर्स का जो राइडर होता है, जो हॉर्स का राइडर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने रेडियो जॉकी सुना होगा, उसी तरह से ये क्या है, ये जॉकी है। और वो हॉर्स राइडर होते हैं। हॉर्स राइडर क्या करते हैं, जो हॉर्स पर जो बैठते हैं तो वो उस पर जो बना हुआ जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल सैडल जैसा होता है। बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से करके सैडल जैसा जॉइंट होता है और उस पर ये इस तरह से करके फिट होता है, ठीक है ना। उस पर वो पर्सन इस तरह से करके बैठा हुआ होगा और उस पर जो है ये इस तरह से बना हुआ जो जॉइंट है, तो इस तरह का बना हुआ जॉइंट है। ये जो है ये आप इस तरह से देख पा रहे हो, ये बीच में उभरा हुआ है इस तरह से करके, ये इसका इसमें, और ये वाला जो है ये बीच में यहाँ पर धंसा हुआ है और ये इसमें जाकर के फिट हो जाता है और वहाँ पर ये ग्लाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जॉइंट अकर्स व्हेन द टचिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आप देख सकते हैं कि इसके पास दोनों ही तरह के हिस्से हैं, कॉनकेव हिस्से भी हैं और कॉन्वेक्स हिस्से भी हैं, ठीक है ना। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रीजन विद द शेप्स ऑफ द टू बोन्स, विद द शेप्स ऑफ टू बोन्स कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर एंड अलाउइंग a wide range of movement, allowing a wide range of movement। देखिए कैसे, जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉनकेव है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कॉनकेव है, जबकि इसका इस जगह पर जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है, और वहाँ पर इस तरह का जो जॉइंट होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। और सैडल जॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, थंब। सैडल जॉइंट का क्या सबसे ये बेस्ट एग्जांपल है, ये थंब वाला जो है ये सैडल जॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने वहां पर एक चीज जो छोड़ रखा था, जो मैंने बताया था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो है बर्स है। क्लियर है, बर्स है। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, ये फ्लैटेंड फाइब्रस सैक्स, फ्लैटेंड फाइब्रस सैक्स होते हैं, चपटे होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। फ्लैटेंड बोले तो क्या, फ्लैटेंड बोले तो क्या, बिल्कुल चपटे, फाइब्रस बिल्कुल फाइबर के जैसे मेम्ब्रेनस होते हैं, और सैक, ठीक है ना। ये एक सैक का मतलब क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर फ्रेंड्स, देखेंगे ये जो होते हैं लाइंड होते हैं किससे, साइनोवियल मेम्ब्रेन से। मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि दो बोन्स हैं और यहाँ पर दो बोन का मैंने एंड बनाया हुआ है, दो बोन का मैंने एंड बनाया हुआ है, और यहां पर हम क्या बना रहे हैं, यहां पर हम बना रहे हैं एक साइनोवियल कैविटी, और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यही बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है, इसका जो ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइनोवियल फ्लूइड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखेंगे फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द जॉइंट। ये जॉइंट के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे बोन को ये जुड़ने नहीं देते हैं, यहाँ पर फाइब्रस नहीं होने देते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि उस बोन का मूवमेंट मेंटेन रह पाता है, ठीक है ना। देखते हैं इसमें साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम लोग एक बार डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू किसके बारे में, साइनोवियल जॉइंट के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला है, एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला है, और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड। आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, और ये जो है इसका हेड, किसका, ह्यूमरस का हेड जाकर के यहाँ पर जाकर के फिट होता है, और ये फिट होने के बाद यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाएगा। बॉल एंड सॉकेट यहाँ पर जो जॉइंट दिखाएगा, यहाँ पर आर्टिकुलेट करने के लिए कौन सा कार्टिलेज है, ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है, ये कार्टिलेज है, और कौन सा, हेलिन कार्टिलेज है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि यहाँ पर शोल्डर जॉइंट के पास कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो हेलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो कि दोनों बोन के बीच में साइड से कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ बीच में क्या बन गया, ये साइनोवियल कैविटी बन गया। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये साइनोवियल कैविटी बन गया है, और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या फिल है, साइनोवियल फ्लूइड फिल है। क्लियर है।
ये ह्यूमरस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स देख रहे हैं। जैसे कि कार्पल्स के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर प्लेन जॉइंट होता है, कार्पल्स के पास प्लेन जॉइंट होता है। जबकि हम लोग बात करते हैं ह्यूमरस के पास, ह्यूमरस का जो अटैचमेंट होता है यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। जब हम लोग बात करते हैं रेडियस एंड अल्ना, इस दोनों के बीच में जो यहाँ पर जॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइवॉइड जॉइंट कहते हैं। ये इस तरह का जो ये जॉइंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पाइवॉइड जॉइंट, ठीक है, पाइवॉइड जॉइंट। और हम लोग इसके अलावा पाइवॉइड जॉइंट की हम लोग बात कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ये हेड जहाँ पर जाकर के एटलस से जो अटैच होता है वहाँ पर जो जॉइंट होता है वो हेड जाकर के एटलस से जाकर के अटैच हो जाएगा। और एटलस जो कि इस शेप का बोन होता है, एटलस जो इस शेप का बोन होता है। और अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस जो बोन होता है वो इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक्सिस है, ये क्या है, ये एटलस है, ये एटलस है और ये क्या है, ये एक्सिस है। आप लोगों को ऐसे अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये C1 है और ये C2 है। क्या आप लोगों को ध्यान आया? अब सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा 2, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा पर आकर के क्या रह जाता है, स्कल रह जाता है। जबकि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा पर वो क्या होता है, वो इस तरह से आकर के आर्टिकुलेट हो जाता है। सॉरी, मैंने इसको जरा सा उल्टा बना दिया है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये रहा हमारा एटलस और इसमें इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सिस देख रहे हैं और ये इसके ऊपर में। और यही रीज़न है यहाँ पर पाइवॉइड जॉइंट के होने का, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं नेक का इस तरह से मूवमेंट कर पा रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो हमारा बच गया था साइनोवियल जॉइंट, उसके शेप के बेसिस पर तो हम लोग देखते हैं मेटाकार्पल और फेलेंजेस। मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, मेटाकार्पल इस रीजन में होता है और फेलेंजेस ये होते हैं, यहाँ पर ये 3 फेलेंजेस हम लोग देखते हैं। तो ये मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स होते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स होते हैं और वो इस तरह के शेप के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिट, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सैडल जॉइंट, अभी हम लोगों ने बात की थी थंब में होता है, आप लोगों को ध्यान होगा तो कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी हम लोगों ने बात किया था, स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डिजीज के बारे में। मैं जरा सा आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिस-ईज, और इसका मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है एब्सेंस, ठीक है फ्रेंड्स, एब्सेंस। किसका एब्सेंस, ईज का एब्सेंस। और ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट। आप लोग बात समझ पा रहे हो, कंफर्ट, आराम का नहीं होना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि 12th में आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वहाँ पर जब डिजीज का डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो एक टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है नीट का, कि हेल्दी और डिजीज फ्री, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। मैं आपको नीट के बेसिस से बता देता हूँ कि हर एक हेल्दी आदमी डिजीज फ्री होगा, ये नेसेसरी है, लेकिन हर एक हेल्दी आदमी जो है वो डिजीज फ्री होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिजीज फ्री आदमी हेल्दी हो। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हर एक हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज फ्री होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हर डिजीज फ्री पर्सन जो है वो हेल्दी हो, क्योंकि WHO के हेल्थ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका क्या क्या सही रहना चाहिए। अगर किसी पर्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस पर्सन का फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू WHO 1947। ओके, हम लोग देख रहे हैं फिजिकल हेल्थ यानी कि उसका बॉडी जो है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, मेंटल हेल्थ उसका दिमाग सही होना चाहिए और वो लोगों से सही से पेश आता हो, और सोशल बोले तो उसका सोसाइटी में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको भी वो बंदा बिल्कुल मेंटेन करता हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के हम उससे क्या कहते हैं, उसे हम सोशली भी फिट कहते हैं। अगर कोई बंदा बिल्कुल सही है, तरोताज़ा है, स्वस्थ है,
बिल्कुल एकदम योगा वोगा सब करता हो और वो पूरी तरह से डिजीज़ फ्री दिख रहा हो, कभी भी उसको कोई बीमारी नहीं हो रही हो, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी भी है। और वो हो सकता है कि रात में उठ करके अचानक से 1:30 बजे वो डीजे वगैरह बजाना स्टार्ट कर दे, तो क्या आप लोग उससे हेल्दी कहोगे? आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और कोई उधर डीजे बजा रहा है, तो क्या आप उससे हेल्दी कहोगे? बिल्कुल नहीं, वो सोशली अनफिट है और आप हक से कह सकते हो अकॉर्डिंग टू WHO कि वो पर्सन हेल्दी बिल्कुल नहीं है, वो डिजीज फ्री है बट हेल्दी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजीज एंड कंडीशंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिजीज के बारे में बात करते हैं। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आर्थराइटिस बताने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ये आर्थराइटिस वर्ड जो बना है वो किससे बना है? आर्थर। आर्थर वर्ड से बना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें डिजीज है सबसे फर्स्ट कौन सा? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये एक वर्ड से बना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रिकॉल करेंगे तो आपने एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा आप लोगों को याद है? ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा आप कैसे कहते थे? ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पर ये वर्ड जो आ रहा है आर्थर, यहाँ पर जो आर्थर वर्ड आ रहा है, आर्थर वर्ड, और यहाँ पर जो पोडा आ रहा है, तो आर्थर वर्ड का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट। और पोडा, पोडा वर्ड किसके लिए है? अपेंडेज के लिए है। अपेंडेज। क्लियर है ना? यानी कि लिम्स, यानी कि लिम्स, यानी कि उसके जॉइंट्स क्या होते थे? उसके जो जॉइंट्स उसके लिम्स क्या होते थे? वो जॉइंटेड लिम्स होते हैं। इसीलिए आप अगर कॉकरोच को याद करोगे तो कॉकरोच का पैर एक सेगमेंट में नहीं होता है, उसके पैर ये आप देख रहे हैं ये जॉइंटेड है, उसके पैर क्या है? जॉइंटेड। आप स्पाइडर को याद करो, स्पाइडर के पैर को याद करो, वो 2-3 जॉइंट के साथ मिलेगा। तो इस तरह से उन सारे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया? ऑर्थ्रोपोडा में रखा गया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के बेसिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये वर्ड किससे बना है? ये आर्थर वर्ड से बना है। और आर्थर वर्ड और साथ में एक और वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं, आइटिस। आइटिस आप ध्यान रखेंगे, आइटिस क्या कहते हैं? आइटिस कहते हैं पेनफुल स्वेलिंग। पेनफुल स्वेलिंग। यानी कि आर्थर हमने किसकी बात की? जॉइंट की बात की। आर्थर जॉइंट की बात की और यहां पर हम बात कर रहे हैं आइटिस। आइटिस वर्ड बोले तो क्या? पेनफुल स्वेलिंग, यानी कि जॉइंट की पेनफुल स्वेलिंग। देखिए कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है। आर्थराइटिस ऐसे आपको समझने में मे भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही सिंपल हमारे सामने प्रेजेंट है। आर्थर जॉइंट एंड आइटिस पेनफुल स्वेलिंग, कहीं का भी लगा लो, जैसे कि पेनक्रिएटाइटिस यानी कि पेनक्रियाज का पेनफुल स्वेलिंग, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का पेनफुल स्वेलिंग। आप लोग बात समझ पा रहे हो? इसी तरह से आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बात में समझ रहे हो? जैसे कि हिपेटाइटिस तो हिपेटाइटिस। क्लियर बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर है पेनफुल स्वेलिंग, जॉइंट का पेनफुल स्वेलिंग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। एक बार हम इसे देख लेते हैं डेफिनेशन के तौर पर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कॉमन कॉज हो जाता है आर्थराइटिस के अंदर, ठीक है, यूजुअली अफेक्ट्स जॉइंट्स सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड। सिमेट्रिकली का मतलब होता है दोनों साइड, बोन के दोनों ही साइड, मतलब दोनों साइड के बोन को, और मे बी इनिशियली बिगिन इन अ कपल ऑफ जॉइंट्स, किसी भी कुछ एक दो जॉइंट्स में एक साथ ये स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अटैक्स द रिस्ट्स, हैंड्स, एल्बोज, शोल्डर्स, नीज एंड दी एंकल्स। इन सारे जॉइंट्स में पेन होता है। हम हाथ में कार्पल्स की बात करते हैं, रिस्ट में जो बोन होते हैं उनकी, ये उंगलियों के बीच में जो ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन सारे जॉइंट्स में क्या हो जाता है? पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। ये देखें आपने इसने इंडिकेट करके बताया हुआ है कि इन सारे जॉइंट्स में जब पेनफुल स्वेलिंग होती है, इसी केस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा केस स्टडी देख लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कि सबसे लेट स्टेज है, जो सबसे लेट स्टेज की बात करें, इस टाइम पर जॉइंट्स कैसे हो जाते हैं? इस टाइम पर आप देखते होंगे कि जगह जगह हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? स्वेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारे के सारे जॉइंट्स इसके इतने ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आ चुके हैं
इसके इतने ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आ चुके हैं कि ये बोन्स ऑलमोस्ट मूवमेंट करना बंद कर देंगे। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें हम लोग देख रहे हैं वेटरनरी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब की डिफॉर्मिटी हो चुकी है। उसके अलावा अल्नर डेविएशन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स अफेक्टेड हैं। और उसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द नेक्स ऑफ द फिंगर्स हम बात कर रहे हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स। इसमें जो है फिंगर्स का जो शेप हो गया वो कैसे हो गया है, वो हो गया है स्वान नेक की तरह, ठीक है ना, बगुले के गर्दन की तरह। नेक्स्ट जो डिजीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए फिर से मैं वर्ड्स पे फोकस करूंगा। ऑस्टियो वर्ड हम लोग किसके लिए लेते थे, बोन के लिए, क्लियर है ना, बोन के लिए। और पोरोसिस वर्ड से हम क्या समझेंगे, पोर्स, यानी कि बोन जो कि एक कॉम्पैक्ट टिश्यू से बना हुआ था उसमें अब क्या हो गए, उसमें अब पोर्स हो गए हैं, पोर्स हो गए, यानी कि मीन्स द पोरस बोन्स बहुत ही ज़्यादा उसमें छेद आ गए हैं। बोन्स हैव लॉस्ट मिनरल्स, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि बोन से बहुत ज़्यादा जब रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा कैल्शियम का तो बोन क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक एंड फ्रेजाइल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, स्पेशली अगर हम बात करेंगे किस मिनरल का रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, कैल्शियम का हो जा रहा है। और इसके कारण से क्या हो जाता है, ये बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लायक, ठीक है ना, और ससेप्टिबल हो जाते हैं टू द फ्रैक्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली वुलनरेबल हो जाते हैं। और हम मोस्ट कॉमन प्लेस अगर हम बात करेंगे जहाँ से इसका फ्रैक्चर होता है इस केस के अंदर, वो होता है बैक, हिप्स एंड द रिस्ट्स। इन सब बोन्स का बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने का चांस होता है। स्लाइड में आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद उसके बोन का मैट्रिक्स कैसा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक इस बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन किया गया है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ये जो एक हिप बोन का आपको दिखाया गया है जरा सा, हेड ऑफ द फीमर का दिखाया गया है कि एक नॉर्मल बोनी मैट्रिक्स इसका कैसा होगा, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस तरह का हो जाता है, कितना ज्यादा। ये एक तो पहले से ये स्पॉन्जी बोनी है, उसके अलावा भी इसमें से क्या हो जाते हैं, जब मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस में बात करेंगे जैसे कि हमने अगर फ्रंट से एंटीरियर व्यू से अगर हमने वर्टिब्रल कॉलम को देखा था तो हमने देखा था कि वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल इस तरीके से अरेंज था, लेकिन अगर हम स्कोलियोसिस की बात करेंगे तो ये एस शेप में अरेंज हो जाता है। एस शेप में ये वर्टिब्रल कॉलम रह जाता है और एंटीरियर पोर्शन में किसी पर्सन के अंदर अगर एंटीरियर पोर्शन में अगर देखने के बाद ये बोन अगर इस तरीके से अरेंज हो तो हम जानते हैं कि उस आदमी के बॉडी का ढांचा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखेगा, वो हमें थोड़ा सा कर्व्ड दिखेगा। मैं जरा सा नेक्स्ट स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा हो जाता है। देखिए इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं स्पाइन का कर्वेचर किस तरह का जा रहा है, ये इसके नेक के पोर्शन का है और ये देखिए इस तरीके से इसके स्पाइन का कर्वेचर जा रहा है। तो ये कैसा पोर्शन है, ये स्कोलियोसिस का कंडीशन है। देख सकते हैं आप, ये भी ये इसमें एक नॉर्मल वर्टिब्रा है इसका, जबकि इसके अंदर हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये स्कोलियोसिस का है, ठीक है ना। ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये वर्टिब्रल कॉलम्स देखें किस तरीके से यहां पर जाकर के कर्व हो जा रहे हैं। ये सारा का सारा कंडीशन किसका है, स्कोलियोसिस का कंडीशन। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है काइफोसिस। ये काइफोसिस में आप लोग ध्यान रखेंगे ये के शेप्ड है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि बॉडी के शेप में आ जाएगा, नहीं, आप लोग ध्यान देंगे इसमें जो है स्पाइन में डेवलप हम्प, एक कुबर जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है स्पाइन, दैट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज। ये डीजेनरेटिव डिजीज होने के कारण ऐसा होता है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखें, अगर के शेप के अंदर मैं किसी ह्यूमन बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये अगर उसका हेड है और ये अगर उसका ट्रंक है, ये नेक मैंने बनाया और ये मैंने बनाया उसका ट्रंक, यहाँ पर उसका हैंड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर कुवर की तरह अरेंज हो गया है। तो काइफोसिस में उसके पास हम क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो जाता है, ये यहाँ पर ये, ठीक है ना।
तो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो जाता है और इस कारण से इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, काइफोसिस कहा जाता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखेंगे आप, इसमें जो है ह्यूमन बॉडी जो है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसका कूबर जैसा, ये देखें तो क्या यहाँ पर आपको ये चीज पता चल पा रही है कि यहाँ पर हम एक के ड्रॉ कर सकते हैं। देखें इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के कंडीशन को हम लोग कहते हैं काइफोसिस। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो स्पाइन का कर्वेचर होता है ये बहुत ही ज्यादा इधर प्रोमिनेंट हो जाता है, जबकि ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले स्पाइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला कर्वेचर बहुत ही ज्यादा आगे आ चुका है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखिए ये एक काइफोसिस का कंडीशन बनता है, जबकि ये वाला पोर्शन अगर आगे जाता है तो यहाँ पर ये किसका कंडीशन बनता है, इस वाले कंडीशन को हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं, लॉर्ड ओसिस। क्लियर है ना। ये लॉर्ड का मतलब क्या, राजा, राजा। कैसे, तो राजा वाला कंडीशन जैसे कि होता था, राजा महाराजा के पेट बहुत ज्यादा आगे होते थे, उस वाले कंडीशन की तरह अगर स्पाइन आगे की तरफ, ये लंबर स्पाइन अगर बहुत ज्यादा आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आगे की तरफ आ जाएगा और ये थोड़ा सा एकदम लॉर्ड की तरह दिखेगा, राजा महाराजा की तरह दिखेगा। इस कारण से मतलब दिखेगा, मतलब ये डिजीज कंडीशन है, ऐसा नहीं कि इसमें राजा बन जाते हैं लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा कर लेते हैं तो हम राजा बन जाएंगे, नहीं नहीं, वो सब नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इस वाले कर्वेचर के आगे आने के कारण ये बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पोर्शन आगे आ जाता है, जिसके कारण से ये एक डिजीज कंडीशन में आता है, इसे हम लोग कहते हैं लॉर्डोसिस। जबकि इसमें क्या होता है, ये पीठ वाला पोर्शन बोले तो क्या, थोरैसिक वर्टिब्रा का इसमें बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, काइफोसिस। देखिए मैंने आपके सामने रखा है अब लॉर्डोसिस का कंडीशन। लॉर्डोसिस का कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रा इन दी लोअर बैक एरिया गिविंग अ स्वे बैक अपीयरेंस, स्वे बैक अपीयरेंस, ये बैक की तरफ, इसकी तरफ ये क्या होता है कि अपीयरेंस देता है, जिसके कारण से क्या होता है, लॉर्डोसिस का कंडीशन बनता है। मैं आपको इसको अगर नेक्स्ट स्लाइड में फोटो के साथ समझाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हो इसे, और इस वाले में देख रहे हो, ये दोनों ही कंडीशन आप समझ पा रहे हो इस तरह का। और ह्यूमन बॉडी में ये कुछ इस तरह का कंडीशन दिखता है, ठीक है ना, ये लॉर्डोसिस का कंडीशन। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स ये क्या होता है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर बोन्स का सॉफ्टनिंग होना और वीकनिंग होना, यानी कि बोन फ्रेजाइल भी होंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जबकि हम जानते हैं बोन एक हार्ड टिश्यू है और कॉम्पैक्ट टिश्यू है, क्लियर है ना। जबकि उसका मैक्सिमम पार्ट किससे बना होता है कि कॉम्पैक्ट बोन से, कॉम्पैक्ट टिश्यू से बना होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे रिकेट्स के अंदर तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम बात करेंगे ये क्यों होता है, यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कारण कौन सा बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। क्लियर है। जैसे कि मैं आपको इसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको फोटो के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं आपको इसको दिखाता हूँ। स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें रिकेट्स का कंडीशन होता है। ये देखिए बोन की बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग होगी इसके कारण से, और जब इन सॉफ्ट बोन्स पर जब वेट पड़ता है तो ये जहाँ तहाँ से मुड़ जाते हैं, इससे हम लोग कहते हैं रिकेट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गॉट। ध्यान रखेंगे गॉट क्या होता है, ये ओवरलोड ऑफ द यूरिक एसिड के कारण होता है। ओवरलोड ऑफ द यूरिक एसिड के कारण होता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स। ध्यान रखेंगे आप लोग इसे, यूरेट क्रिस्टल्स, यूरेट क्रिस्टल्स दैट डिपॉजिट इन द जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट्स में ये यूरेट क्रिस्टल्स अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके कारण से जो डिजीज कंडीशन होता है बोन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गॉट। ध्यान रखेंगे क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स कॉजेज रिकरिंग अटैक ऑफ द जॉइंट इन्फ्लामेशन। बार बार, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रीअकरिंग। आप लोग इसे रिकरिंग को कैसे समझोगे, रीअकरिंग यानी कि बार बार अकर होना, बार बार अकर होना किसका, जॉइंट के इन्फ्लामेशन का, यानी कि आर्थराइटिस का। आपने जॉइंट का इन्फ्लामेशन देखा, जॉइंट के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। ध्यान रखेंगे आर्थराइटिस का बार बार आना ही गॉट का कंडीशन बनाता है। क्लियर है।
आर्थराइटिस का बार बार आना, खास करके अगर गॉट की हम लोग बात करेंगे, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गॉट और आर्थराइटिस में क्या अंतर होगा, तो गॉट में यूरेट क्रिस्टल्स आएंगे जबकि आर्थराइटिस में वो क्रिस्टल्स आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्रोनिक गॉट की अगर हम बात करेंगे, पहली बात तो आप क्रोनिक और एक्यूट के बारे में समझ लें कि एक्यूट जो होता है, एक्यूट कंडीशन हम तब यूज करते हैं जबकि डिजीज कंडीशन बहुत ही नज़दीक के समय में बना हुआ हो तो उसे हम लोग एक्यूट कहते हैं, जबकि क्रोनिक होता है जब वो 1-1.5 साल के आसपास पुराना हो तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं। और अगर गॉट का कंडीशन जो है वो क्रोनिक है, मे कॉज जॉइंट डिस्ट्रक्शन, वो जॉइंट के डिस्ट्रक्शन को डेवलप कर देता है और ये किसके कारण से, और इसके अलावा हम बात करते हैं क्या कि डिक्रीज किडनी फंक्शन, ये किडनी फंक्शन को डिक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है एंड किडनी स्टोन्स, अगर यूरिक एसिड का अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ेगा तो वो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग इस कंडीशन में देख पा रहे हो, ये गॉट का कंडीशन है और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बोन का इरोजन हुआ है, बोन यहाँ पर बोनी मैट्रिक्स यहाँ पर खराब हो गया है और यहाँ पर क्या हो गया है, यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पर जब बोन एक दूसरे पर फ्रिक्शन करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा पेन कॉज करेगा, ये लगभग इमूवेबल कंडीशन बना देगा इसका। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्रोमेगाली के बारे में। ध्यान रखेंगे ये कंडीशन कब बनता है, जब बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो इसके कारण से क्या होगा, टिश्यूज ग्रो लार्जर देन नॉर्मल, टिश्यूज जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एक्सेसिव ग्रोथ कैन कॉज द सीरियस डिजीज एंड इवन प्री मैच्योर्ड डेथ, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो उसके कारण से भी प्री मैच्योर्ड डेथ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू सो मच।